जो अभी एक डेलीगेशन हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में गया, ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत सरकार ने भेजा, उसमें आप जैसे व्यक्ति को भी जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए? ना पार्टी ने मुझे भेजने का फैसला लिया, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेलीगेशन के अंदर जो सदस्य मौजूद थे, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे देश का, वो वहाँ से विदेशों से वो कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे, कांग्रेस नेतृत्व पर अटैक कर रहे थे और बहुत घटिया लेवल में कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने भी जो नाम दिए उसमें आनंद शर्मा जी को छोड़ के बाकी तीनों नामों का तो कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई अनुभव ही नहीं था। अभी अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन देशों के नाम हैं जिनके बारे में इन पर आरोप है कि आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। उस सूची में पाकिस्तान का नाम नहीं है। ये एक तरह से हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। ये पूछना सरकार से कि हमारे कितने जहाज गिरे, जबकि एयर मार्शल एयरफोर्स के जो डीजीएमओ थे उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई हमारे पायलट सुरक्षित वापस आ गए हैं। उसके बाद बार बार पूछना ये क्या देश की एकता और उसके खिलाफ नहीं जाता है? ये तो हर आदमी जानना चाहता है, हर हिंदुस्तानी जानना चाहेगा कि आखिर हमारी सेना का भी कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ये तो जानना चाहेगा। जो घटना घटी पहलगाम वाली और उसके बाद जो था माहौल, उस माहौल को बिगाड़ने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी का रहा। अभी हाल में राहुल गांधी जी ने भोपाल में इस तरह प्रधानमंत्री जी का नाम लेके कहा कि ट्रंप का फ़ोन आया और नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, ये कितना उचित है? देखिए, ये बात तो किसी हद तक सही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले सकते थे, ये एक अवसर था हमारे पास, मौका था। अगर इसको हम ले लिए होते तो आज दुनिया में हमारा एक मुकाम होता और अपना हमारा वर्चस्व बनता। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। हमेशा की तरह इस बार भी हम एक नए मेहमान से रूबरू हैं। बहुत ही अहम और ख़ास मेहमान हैं हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत लंबा करियर है इनका राजनीति में। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा सांसद हैं और लंबे समय से भारतीय राजनीति में इनकी पहचान है, इनका नाम है। तो तारिक साहब को आज हमने अपने इस कार्यक्रम में पकड़ा है या कहिए गिरफ्तार किया है तो नज़रबंद किया है। तो आज हम बात करेंगे तारिक साहब से तमाम सारे अहम मुद्दों पर, खासकर कुछ ऐसे मुद्दे जो इस समय देश को मथ रहे हैं और कुछ और पार्टी से जुड़े मुद्दे, कुछ देश की राजनीति से जुड़े मुद्दे, कुछ बिहार से जुड़े मुद्दे, उन पर हम बात करेंगे। तारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो अभी एक डेलीगेशन हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में गया, ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत सरकार ने भेजा, उसमें आप जैसे व्यक्ति को भी जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए? या आपको पार्टी का नाम क्यों नहीं दिया? मेरा ख्याल है कि इसमें पार्टी को ही अधिकार था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया डायरेक्टली। तो अब वो जो भी वजह रही हो, तो ना पार्टी ने मुझे भेजने का फैसला लिया, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अपना उनका इख्तियार था उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि शायद स्टेट बैलेंस करने के चक्कर में हो या पार्टी को बैलेंस करने के चक्कर में हो, ये सब कम्युनिटी को बैलेंस करना हो, ये सब देखते हुए शायद वो बनाया गया। आप इस पहल को, सरकार की जो ये पहल है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? कितनी कामयाब रही है ये पहल? देखिए, ये पहल ज़्यादा मजबूत होती या उसका ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते जब हम सही मानों में देश के अंदर जो तमाम पार्टियां हैं उनको कॉन्फिडेंस भी लिया होता। लगातार जब सीज़ फायर के बाद अपोजिशन की तरफ से ये बात उठ रही थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें मुख्य प्रधानमंत्री उसमें मौजूद रहें, एक्सप्लेन करें क्या जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका क्या लाभ हमको मिला या किस तरह से उसका हमको फ़ायदा मिला, या जो पाकिस्तान की तरफ से जो स्थिति उत्पन्न कराई गई, जो आतंकवाद का खेल हुआ, उन सब को देखते हुए किस तरह से हम
पूरा देश एक है, एकजुट है, वो समहाउ वो तस्वीर हम पेश नहीं कर सके। आपने देखा होगा कि जब ये डेलीगेशन जा रहा था उससे पहले भी और डेलीगेशन के जाने के बाद भी जो डेलीगेशन के अंदर जो सदस्य मौजूद थे, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे देश का, वो वहाँ से विदेशों से वो कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे, कांग्रेस नेतृत्व पर अटैक कर रहे थे और बहुत घटिया लेवल पर कर रहे थे, इंदिरा जी के ऊपर अटैक कर रहे थे। ऐसे मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम एक हैं, यूनाइटेड है, पूरा देश एक है, और दूसरी तरफ आप डेलीगेशन में रहते हुए भी मौजूद आप इस तरह का अटैक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत कारगर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक औपचारिकता थी। वो औपचारिकता पूरी हुई कि ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में गया और कोशिश की कि पाकिस्तान को एक्सपोज करें और अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करें या उसको बताएं। अब ये तो पता चलेगा बाद में, चूँकि अभी तक जो फीडबैक आया है कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं है इस डेलीगेशन का। मतलब कोलंबिया ने जैसे अपना स्टैंड बदला, बाकी और देशों के बारे में तो हम नहीं कह सकते। कोलंबिया का भी कन्फ्यूज़न था। हम देख रहे थे किसी सोशल मीडिया में कि जो बात उन्होंने कही वो अभी तक ऑफिशियल उसको डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने कि हमने कंट्राडिक्ट किया है या हम जो हमारा स्टैंड था उसको हमने बदला है, ऐसा कुछ था, लेकिन हकीकत क्या नहीं मालूम। लेकिन आपने ठीक कहा कि इतने करीब 51 लोग गए हैं डेलीगेशन में, और हाँ 50 से ज़्यादा, और सभी मुख्य जितने देश थे सभी जगह गए, और उसमें से एक देश ने अगर ऐसी बात कही तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। हमारा जो स्टैंड है, जो हम पाकिस्तान के रवैये के बारे में, उसके जो आतंकवादी जो उसका एक सिलसिला चल रहा है, उसको समझाने में लोगों को कामयाब नहीं हुए। क्योंकि आप देखिए कि उसके बाद पाकिस्तान को हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट हम कह रहे हैं उनको, जितनी भी जो इंटरनेशनल IMF से तो लोन उनको उसी समय मिल गया। अब एशियन बैंक से भी मिल गया। तो कहने का मतलब उसके साथ भी उनका करार हो गया है कोई हथियारों का। तो अगर हम कामयाब होते तो कम से कम इस सबको रुकवाने भी तो कामयाब होना चाहिए था। कम से कम ये डेलीगेशन अभी अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन देशों के नाम हैं जिनके बारे में इन पर आरोप है कि आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। उस सूची में पाकिस्तान का नाम नहीं है, जबकि पाकिस्तान को तो हम मतलब सबसे ज़्यादा मानते हैं कि आतंकवाद को बिल्कुल शरण देने वाला, संरक्षण देने वाला देश है वो। नहीं, तो इसको अमेरिका के इस रुख को क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत आश्चर्यजनक है, और उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक इस बात का है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग है या एक कमेटी है जो आतंकवाद को रोकने के लिए बनाई गई है, उसका काउंटर टेररिज्म, उसमें पाकिस्तान है, अभी आ गया है। अब इलेक्शन होता है, क्या होता है कि जिस तरीके से हो वो उसमें आ गया। और ये दूसरा जो आप बता रहे हैं अमेरिका का जो लिस्ट जो आई है और उसमें पाकिस्तान का शामिल नहीं होना, ये एक तरह से हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी नाकामयाबी है, विफलता है। तारिक साहब, जब पहलगाम की दर्दनाक शर्मनाक घटना हुई जिसमें आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष निहत्थे सैलानियों पर को मारा, मजहब धर्म पूछ के, नाम पूछ के, उसके बाद जो माहौल बना तो पूरा देश एकजुट हो गया। कश्मीर में बंद हुआ, कश्मीर की विधानसभा ने, जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया, कश्मीर के लोग भी सड़कों पर आए, और पूरे देश में सारे मतभेद भूल करके, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मतभेद भूल करके लोग एकजुट हुए, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और सरकार को समर्थन दिया। उसके बाद सरकार ने एक एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके बाद अचानक फिर विपक्ष के सुर क्यों बदल गए? क्यों सबूत मांगने लगे राहुल गांधी सरकार से? क्यों वो सवाल उठाने लगे विदेश मंत्री जयशंकर पर? तो ये इससे क्या संदेश किया? देखिए, ऐसा है कि हमारे इसमें सबसे बड़ा अगर दोष कहा जाए तो वो सरकार का है, और व्यक्तिगत रूप से वो प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री की एक ये आदत सी बन गई है कि हर चीज़ का वो श्रेय लेना चाहते हैं। वंदे भारत से लेकर
और ऑपरेशन सिंदूर तक, मतलब वो किसी दूसरे को श्रेय लेने देते, अपने ही मंत्रियों को भी वो श्रेय लेना। सारे एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करेंगे, पोर्ट्स का उद्घाटन वो करेंगे, और जो भी मतलब देश में जो भी हो रहा है उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। तो ये जो उनका श्रेय लेने का था, उन्होंने, आपने देखा कि वो जब आतंकवादी घटना हुई तो वो उस समय सऊदी अरब में थे, तो सऊदी अरब के सभी प्रोग्राम को उन्होंने रद्द करके वो बिहार पूरे भारत लौटे। तो सबकी ये उम्मीद थी कि वो फ़ौरन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, अपोजिशन लीडर को बुला के बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, इतनी बड़ी घटना हो गई है। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई भी, तो उस मीटिंग में वो खुद शामिल नहीं हुए। 2 बार ऑल पार्टी बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए। तो इसी से अंदाज़ा ये लग गया कि वो बहुत गंभीर रही हैं, बहुत सीरियस रही हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने की कि वहाँ से सऊदी अरब से आने के बाद उनको पहले पहलगाम जाना चाहिए था, या उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था जिन्होंने अपना सब कुछ खोया था। उन परिवार के आंसू पोंछने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ये सब नहीं किया। उन्होंने प्राथमिकता दिया जो चुनाव अभियान था बिहार के अंदर, हाँ मधुबनी में जो होना था, जो पहले से करार था, पहले से तय था उनका प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को उन्होंने रद्द नहीं किया। सऊदी अरब के प्रोग्राम को रद्द किया, लेकिन इलेक्शन के चुनाव अभियान को उन्होंने रद्द नहीं किया। तो इससे ये पता चला कि ये इस पूरे जो घटना घटी पहलगाम वाली और उसके बाद जो था माहौल, उस माहौल को बिगाड़ने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी का रहा। फिर आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारी सेनाओं का एक तरह से गुण गाना चाहिए था, या सेनाओं को शाबाशी देनी चाहिए थी, या उनको श्रेय देना चाहिए था, वो फिर अपने उसका श्रेय लेने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लिया, फ़ोटो खिंचा ली, रेलवे टिकट पे उनकी फ़ोटो छप गई, तमाम शहरों में पेट्रोल पंप में हर जगह उनकी फ़ोटो लग गई, यानी जैसे वही थे सारा उस मोर्चे पर। तो उन जवानों का जो शहीद हुए उनकी फ़ोटो नहीं कहीं छपी, कहीं दिखाई पड़ी। तो ये तो राजनीति को जिस ओर ले जाने का इन्होंने कोशिश किया, और अभी भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह पुलवामा में जो घटना हुई थी उसको भी 2019 के लोकसभा में उसको हमारे प्रधानमंत्री ने कैश कराने की कोशिश किया, और फिर इस बार भी उनको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये उनको ये नहीं लगा कि ये एक हादसा है और ये हमारे लिए हम पूरे देश के लिए बहुत ही गंभीर मसला है। उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी मान लिया, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी मान के आप देखा कि पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, और ये यात्रा हो रही है उनकी, जनसभाएं हो रही हैं। लेकिन ये बताइए कि इसके बावजूद नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी का ये पूछना कि कितने जहाज गिरे, या विदेश मंत्री जयशंकर को एक तरह से जयचंद कहना, मुखबिर कहना कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, जयशंकर जी का जो बयान आया वो तो रिकॉर्ड पर है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने वाले। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप अपने दुश्मन को पहले से आगाह कर दीजिएगा तो क्या वो आपका इंतज़ार करेगा कि आप आइए और उनको मार के चले जाइए? तो पाकिस्तान को आपने मौका दिया तैयारी करने का, आपने मौका दिया उन आतंकवादियों को निकल जाने का जो इन अड्डों पर थे, जहाँ जहाँ उनका अड्डा था। तो ये तो एक तरह से देश के साथ हम नहीं समझते हैं कि अच्छा काम उन्होंने किया है। एक विदेश मंत्री होते हुए इस तरह का काम उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनको कुछ भी कहना था या बताना था तो बाद में बताना था, लेकिन ऑपरेशन से पहले अगर आप बता देते हैं अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को, तो वो तो अलर्ट हो ही जाएगा। नहीं, लेकिन ये पूछना सरकार से कि हमारे कितने जहाज गिरे, जबकि एयर मार्शल एयरफोर्स के जो डीजीएमओ थे उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई हमारे पायलट सुरक्षित वापस आ गए हैं। उसके बाद बार बार पूछना
ये क्या देश की एकता और उसके खिलाफ नहीं जाता है इससे? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया में आ चुका था, सारी बातें आ रही थी कि कितने जहाज़ हमारे नुकसान हुए, क्या पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तो एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से अगर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि भाई हमारा क्या नुकसान हुआ, इस पूरे जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारा क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, ये तो हर आदमी जानना चाहता है, हर हिंदुस्तानी जानना चाहेगा कि आखिर हमारी सेना का भी कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ये तो जानना चाहेगा। और ये तो बात छिपने वाली भी नहीं है, आप उसको छुपाना चाहे तो भी नहीं छुप सकती है। तो मेरा ख्याल है कि उसको इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं थी। यही बात जाकर विदेश में सिंगापुर में हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कह दिया, सीरियसली कह दिया। हमारे जो एयर मार्शल थे उन्होंने बताया कि हमारे पास जहाज़ नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जहाज़ नहीं है, हमारी स्थिति बहुत गंभीर है, जो हमें जहाज़ 5 साल के बाद मिलेगा, कोई 10 साल के बाद मिलेगा, तो हमारी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो चीज़ें तो खुद सामने आने लगी और आर्मी के ही लोगों ने उसको उजागर किया। तो बात तो जो सवाल राहुल जी का था या कांग्रेस पार्टी का था, तो उसको तो खुद आर्मी के लोगों ने उसको तफसील से उसको अच्छा, ये जो प्रतिनिधिमंडल जब जाने की बात हुई तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो 4 नाम दिए, जिसमें आनंद शर्मा जी, राजा वरिंदर सिंह और नासिर हुसैन और गोगोई, जबकि सरकार ने शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा तो उस लिस्ट में से ही थे, मनीष तिवारी, इनको शामिल किया। तो क्या दिक्कत थी कांग्रेस पार्टी को इन नामों पर? भाई ये भी तो सब पुराने नाम लोग हैं, पार्टी के विदेश मंत्री रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अनुभव है, उसको मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, देखिए, मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन ये भी गलत था जो रवैया भारत सरकार ने चुना डेलीगेशन के बनाने में, वो तरीका सही नहीं था। देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हर पार्टी की अपनी अपनी एक राजनीति होती है या उनकी अपना सोच होती है। तो आप जब पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं ऑल पार्टी, तो पार्टी से नाम मांगेंगे ना। आप कैसे नॉमिनेट कीजिएगा हमारी पार्टी में कौन आदमी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस के लिए कौन होगा उपयुक्त होगा, टीएमसी के लिए कौन उपयुक्त होगा, समाजवादी से कौन उपयुक्त होगा। तो ये तो समाजवादी का जो लीडरशिप है वो तय करेगा ना। अगर यही तो बात करें कि आप खुद नहीं चाह रहे थे कि सामंजस्य हो, समन्वय हो, अगर आप चाहते तो सबसे पहले आप उन लोगों से बात करते, लीडरशिप से बात करते, भाई हमको ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हमको नाम चाहिए, आपकी तरफ से 4 नाम चाहिए, 2 नाम चाहिए, और तब वो नहीं देते या उसमें जिन लोगों का नाम आपने लिया उनका नहीं देते तो एक बात थी, लेकिन आपने तो पहले ही सेलेक्ट कर लिया उनको, तो आपने पार्टी के पास से तो जो पार्टी की एक ऑटोनॉमी होती है या हैसियत होती है उसको तो आपने छोड़ नहीं। लेकिन कांग्रेस ने भी जो नाम दिए उसमें आनंद शर्मा जी को छोड़ के बाकी तीनों नामों का तो कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई अनुभव ही नहीं था। ठीक है, हो सकता है कि वो नाम बहुत इफेक्टिव नहीं हो या बहुत नोन नहीं हो, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी नाम दे रही है तो आपको उन्हीं को लेके जाना चाहिए, वो पार्टी को रिप्रेजेंट वही करेंगे। लेकिन आप हमारी पार्टी का फैसला आप कैसे ले सकते हैं, सरकार कैसे ले सकती है कि आपकी पार्टी में हम नंबर 1 या नंबर 2 किसी व्यक्ति विशेष को हम लेना चाहते हैं। ये अगर आपको लेना भी था उन लोगों को तो आपको पार्टी लीडरशिप से बात करनी चाहिए थी कि मेरा ख्याल है कि ये इनकी जगह इनको लिया जाना चाहिए। चलिए, मान लीजिए वो बात आपकी ठीक है, सरकार ने बात नहीं की, लेकिन ये 4-5 लोग गए जो नोन है और इन्होंने वहाँ कन्विंस किया दुनिया के देशों को, तो ये भी तो कांग्रेस पार्टी का ही नाम हुआ, कांग्रेस पार्टी को ही श्रेय जाएगा कि उनके ही लोगों ने सबसे ज़्यादा दुनिया के देशों को कन्विंस किया। इसमें कांग्रेस पार्टी को कहने में क्या दिक्कत है कि हमारे लोग हैं और उन्होंने हम लोगों ने कहा कि वो तो हमारे लोग हैं, हमने तो ये नहीं किया। जो हमारे तरफ से जो नाम दिए गए वो भी एडिशन हुए, वो भी गए, कुछ उसमें से कुछ लोग गए, हमने तो उनका विरोध नहीं किया, लेकिन हमने जो तरीक़ाकार अपनाया गया, हमने तरीके का विरोध किया। हाँ बिल्कुल, तरीक़ाकार गलत था। आपको कायदे से हर पार्टी के, हम ये नहीं कहते कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी के लीडरशिप से बात करनी चाहिए थी, और इसीलिए टीएमसी ने अपना विड्रॉ किया, टीएमसी की तरफ से भी इन्होंने अपना नाम दे दिया था।
तब उनको मजबूरन ममता बनर्जी को हार्ड लाइन लेना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं साहब, हम इनको नहीं भेजेंगे, हम विड्रॉ करते हैं। तब इनको दूसरा नाम उन्होंने मांगा उनसे। तो टीएमसी ने जो रवैया अपनाया वो मजबूरी में अपनाया कि आप कैसे हमारे नाम का फैसला आप करेंगे। आप क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपका इतना लंबा अनुभव राजनीति का है, इंदिरा जी के ज़माने से आप पॉलिटिक्स में हैं, राजीव जी के बहुत क्लोज थे आप, सोनिया जी से भी आपका बहुत राब्ता रहा है, कांग्रेस को आप ढंग से जानते हैं। अभी हाल में राहुल गांधी जी ने भोपाल में जिस तरह प्रधानमंत्री जी का नाम लेके कहा कि ट्रंप का फ़ोन आया और नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, ये कितना उचित है एक अपोजिशन के लीडर को प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहना? क्या भारत में कोई प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा? देखिए, ये बात तो किसी हद तक सही है। शब्दों का क्या इस्तेमाल हुआ वो हम मान सकते हैं कि हो सकता है ऊंच नीच उसमें रहा हो, लेकिन ये बात तो सही है, तो सारी दुनिया को पता है कि इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप था। अमेरिका ने इसमें दखल दिया। अमेरिका ने इन दोनों को जिस भी कारण हो दबाव बनाया इन दोनों पर कि आपको सीज़ फायर करना है। नहीं तो पहले हमारी तरफ से सीज़ फायर का ऐलान होना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था, हमारे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। लेकिन बजाय इसके वो पहले ट्रंप साहब का ट्वीट आता है या उनका एक्स पर आता है, तो इससे ये पता चला कि भाई आप या तो ट्रंप साहब ने इतना दबाव बना दिया कि इनको वापस लेना पड़ा। एक तरफ तो हम ये दावा कर रहे हैं, या सही भी है, हकीकत भी है, कि हमारी फ़ौज ने, हमारी सेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस पूरे परिक्रम में। और उसके बाद आप अचानक, इसको अचानक ही कहेंगे कि अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए थे उस पूरे ऑपरेशन को, और आपने कह दिया कि हाँ हम सीज़फायर करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट किया हो, लेकिन हमको अपना इंटरेस्ट देखना है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है। सवाल ये है, हमको पहले भारत का इंटरेस्ट देखना है कि अगर हम जिस आतंकवाद को हम एक सबक सिखाना चाहते थे, पाकिस्तान को एक सबक सिखाना चाहते थे, वो तो हम कर नहीं पाए पूरी तरह से। तो अगर जैसे लोग आज कह रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले सकते थे, ये एक अवसर था हमारे पास, मौका था। अगर इसको हम ले लिए होते तो आज दुनिया में हमारा एक मुकाम होता और हमारा वर्चस्व बनता, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसलिए उनको, जो राहुल गांधी ने कहा, वो एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बात कही, पूरा उन्होंने किस्सा सुनाया कि किस तरह से फ़ोन आया ट्रंप साहब का और किस तरह से प्रधानमंत्री ने उनकी बात को फ़ौरन स्वीकार कर लिया। तो और सरेंडर किसको कहते हैं? लेकिन विदेश मंत्रालय तो इसका खंडन कर रहा है कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है इसमें। देखिए, विदेश मंत्रालय करता रहे, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि ट्रंप साहब का पहले उनका ट्विटर पे आ चुका था, उन पर सोशल मीडिया में आ चुका था, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका था। और एक बार नहीं, इस बात को उन्होंने कई बार, 7-8 बार कहा कि हमने इसमें हस्तक्षेप किया, हमने मीडिएटर का रोल अदा किया, हमने दोनों पर दबाव बनाया। यहाँ तक कि उनको ये भी कहा कि अगर आप ट्रेड चाहते हो तो आपको ये सीज़ फायर करना पड़ेगा। दोनों को उन्होंने कहा, और दोनों को उनको, अब चाहे हमारी पॉलिसी क्या रही हो नहीं मालूम, लेकिन ट्रेड के नाम पर ही सही है, अगर हम पर दबाव बनाया गया तो ये तो गलत है। आप हमें याद है 1971 में इंदिरा जी के ऊपर कितना दबाव था, और ख़ासतौर पर अमेरिका का 7वां बेड़ा भेजने की बात कही, बेड़ा आ ही गया था, और कहा कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े, अमेरिका खड़ा हो गया था पूरी तरह से। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी का जो व्यक्तित्व था, उसने उसका सामना किया और कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने देश का इंटरेस्ट देखेंगे, और जो कुछ हो रहा है हमारे पड़ोस में हम खामोश तमाशाई बन के नहीं रह सकते। और हस्तक्षेप किया, और हम लोगों ने एक मतलब पूरी दुनिया में एक दुनिया का जोग्राफिया जिसको कह सकते हैं, उसको बदलने का काम इंदिरा गांधी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरेंडर का इतिहास तो कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी के परिवार का है, राहुल गांधी का है, उनका है। तो कैसे? वो कोई उदाहरण दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने ट्वीट किया, और तो ट्वीट किया, लेकिन हकीकत यह है कि हर मामले में आप देख लीजिए, यहाँ तक कि सरकार चलाने में भी, मनरेगा का मामला हो
जीएसटी का मामला हो, इसका लैंड रिफॉर्म का मामला हो, किसानों का मामला हो, ऐसे कितने एग्जाम्पल आपको हम दे सकते हैं जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार पीछे हटी। कई ऐसे फैसले जो उन्होंने लिए बाद में उसको वापस लेना पड़ा। नहीं, नड्डा जी का कहना है कि इस तरह से ये कह के राहुल जी ने सेना का अपमान किया और बिल्कुल सेना नहीं। को का समर्पण किया। सेना की बात ही नहीं की। उन्होंने जो सीज फायर हुआ है और उस सीज फायर में जो मोदी जी की भूमिका रही, जो ट्रम्प जी की भूमिका रही, जो पाकिस्तान की भूमिका रही, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि ट्रम्प साहब का फ़ोन आया मोदी जी के पास और कहा मोदी बंद करो इसको, जल्द सीज फायर करो, और उनके दबाव में उन्होंने सीज फायर किया। तो ये बात तो अब धीरे धीरे खुल रही है ना, सामने आ रही है। हकीकत क्या, अच्छा अगर ट्रम्प जी का हस्तक्षेप नहीं था, अगर तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने उसको पब्लिकली उसको डिनाई किया? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा कि नहीं साहब, ये जो अमेरिका दावा कर रहा है या ट्रम्प दावा कर रहे हैं, हम उसको नहीं मानते, हम अपना फैसला खुद लेंगे। भारत सक्षम है अपना फैसला लेने के लिए। लेकिन एक बार भी उन्होंने ट्रम्प के उस बयान का कंट्राडिक्शन नहीं किया। और तो लोग क्या मानेंगे जब आप किसी के कोई बात अगर कोई किसी आपके बारे में बोलता और आप कंट्राडिक्ट नहीं करते, इसका मतलब वो आप स्वीकार कर रहे हैं उसको। ये थे तारिक अनवर साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार से लोकसभा के सांसद। आज इनसे हमने बातचीत की। तारिक साहब, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बार अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विनोद अग्निहोत्री को इजाज़त दीजिए। हम फिर रूबरू होंगे आपके साथ जल्दी ही एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।